वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इजलास में शिरकत नहीं की, बल्कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की तकरीर को तनकीद का निशाना भी बनाया। फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी को खत लिखा है कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकरीर वक्त का ज़िया है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। अगर मेंबर्स को इकट्ठा किया है तो पहले उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट और वायरोलॉजी के माहिरीन से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद साहब, ये जो ट्रेनिंग आप करवाना चाह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की, इसके बारे में मजीद बताइएगा। फिर आप तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, आप ये अरेंज भी कर सकते हैं। नहीं, जो ट्रेनिंग, जो वर्चुअल ट्रेनिंग की आप बात कर रही हैं, जो एप्स यूज का, आप वर्चुअल एप्स की ट्रेनिंग सजेस्ट करें कि नहीं, कोरोना देखिए, से अंडरस्टैंडिंग की ट्रेनिंग सजेस्ट करें? दो बातें मैंने कही थी। एक बात तो मैंने ये कही थी कि देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये कह रहा था कि ये वर्चुअल सेशन करें, फिजिकल सेशन ना करें। 500-600 आदमी आप असेंबली में जमा होंगे। उसके बाद देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है कि एक ही आदमी काफी है सबको बीमार करने के लिए। इसके लिए ये नहीं कि 50-100 बंदा चाहिए तो फिर वो लोगों को करेगा। आपको एक आदमी चाहिए और ये बड़ी तेजी से स्प्रेड होता है और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एक्सपोज्ड हो जाएगी। और स्पेशली जब एक बहुत बड़ी तादाद में 65-70 साल से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके वहाँ पे हैं, वो तो जाहिर है कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं सीधा सीधा मौत से। और जो आपके कम भी हैं उनको भी, जो एक्चुअली जो इवन जो यंगस्टर्स हैं, जब उनको कोरोना होगा तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग रन में उनके लंग्स को बड़ी बुरी तरह इफेक्ट करेगा। सो इट्स अ डिजीज दैट हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली। पहली बात तो ये है। तो इसलिए मेरी तजवीज़ ये थी, स्पीकर साहब को मैंने ये कहा था कि हम एक ऐप, आपको अगर आप कहते हैं तो असेंबली के लिए अलग ऐप डेवलप कर लेते हैं, जिसमें के तमाम जो मेंबर्स हैं, एक्चुअली तो आपने डिबेट करनी है ना, अपने पॉइंट्स उठाने हैं। सिर्फ एक काम नहीं हो सकेगा कि आप बजट के वो फाड़ नहीं सकेंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंक नहीं सकेंगे। इसके अलावा तो फ्रेंकली सारे काम जो हैं वो आप वर्चुअल सेशन होंगे और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक तो पार्ट था। दूसरा पार्ट फिर ये था कि अगर आपने बुला ही लिया है तो पहले दिन आपने कोरोना के ऊपर, पहली बात तो ये देखें कि जनवरी में मैं पहला आदमी था जिसने स्पीकर साहब को और असेंबली को सजेस्ट किया था, पोजीशन में गवर्नमेंट को, कि आप ये कोरोना बड़ा सीरियस हो जाएगा, अभी इसके ऊपर डिबेट करें। उस वक्त तो खैर किसी ने की नहीं। अब अगर आप कर रहे हैं तो पहले दिन आपको इसको एक कमेटी में कन्वर्ट करते, टॉप जो एक्सपर्ट्स हैं आपके पाकिस्तान के अंदर और इवन पाकिस्तान के बाहर, आप उनको बुलाते, वो वर्चुअली आपको पहले तो ये बताते सारे मेंबरान को। देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है, मैं हूँ, आप हैं, जुबैर साहब हैं, हम लोग तो रोजाना टेलीविजन पे जाते हैं, हमें कुछ खुद भी पढ़ना पड़ता भी है, हम पढ़ते भी हैं, हमें कुछ चीजों का शायद इल्म भी होगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जिनको नहीं पता बिल्कुल बेसिक चीजों का भी। लिहाजा आपने उनको ये बताना है कि ये कोरोना कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, इसकी वैक्सीन में कितना टाइम लगना है, इसकी जो मेडिसिन बनी है तो उसका कितना टाइम लगेगा, एहतियाती तदाबीर हम क्यों कह रहे हैं, और ये आपने आपको, तो आप पहले एक इसकी टेक्निकली उससे कमेटी से शुरू करते ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिबेट होती। अब तो देखें ना, डिबेट होती है, एक पोजीशन का बंदा उठता है, वो हुकूमत को कहता है आपने ये कर दिया, ये कर दिया, उधर से जो है वो फिर उसका जवाब देते हैं। तो ये काम तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हो रहा था। इसके लिए स्टेशन बनाने की क्या जरूरत है? बड़ी अहम बात है। जुबैर साहब, व्हाट डू यू थिंक, जो फवाद चौधरी साहब बात करें, अगरचे उनकी गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन का प्रेशर बाहर था गवर्नमेंट के ऊपर, आपके ख्याल से क्या बेहतर बातचीत नहीं हो सकती थी? अगर फवाद का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये बड़ा रीजनेबल पॉइंट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता था। फवाद की बातें सुन के तो मुझे अब समझ आ गया कि इसको क्यों साइडलाइन किया गया। साइडलाइन कर दिया गया फवाद चौधरी को? साइडलाइन नहीं कहते ना इसको। ये किसने आपको कहा है? भाई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इज अ की पोजीशन। आई मीन, एक वहां से हटा के वजीर आजम ने तो शायद समझा था खुटे लाइन लगा दी है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर खुटे लाइन नहीं होता था। ये तो इन्होंने अपनी पर्सनालिटी से उसको एक नई जिद्दत दी है और डूइंग समथिंग वंडरफुल एंड मेकिंग इट अ रेलेवेंट मिनिस्ट्री। बट अदरवाइज तो देखे ना, आई मीन, कोई भी हुकूमत आए, आज आप PMLN वालों से पूछे हुकूमत आए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन बनना चाहेगा? कोई भी नहीं हाथ उठाएगा। इंफॉर्मेशन के लिए 15 लोग हाथ उठाएंगे।
تو وہ تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہوتی ہے. بٹ جو اچھی سو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ ایکسپوز کیوں کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فواد سے میرا ایک کوشچن بھی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ سب کو اکٹھا کرنا اور ایکسپوز کرنا کہ یہ وبا ایک دوسرے کو پھیلتی ہے. تو جب آپ کی حکومت لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ ملانے کے چکر میں تھی اور انکلوڈنگ مسجدوں میں لانے کے, امام بار گاہوں میں لانے کے لیے آپ تیار, وہاں نہیں پھیلے گی. تو وہاں کے غریب لوگوں کو آپ نے کہا کہ وہ جو آج کل بات ہو رہی ہے ہرڈ امیونٹی کے حوالے سے, اور یہ کہ جی حکومت نے فیصلہ کر لیا بٹ اناؤنس نہیں کر رہے اس اسٹریٹجی کو کہ لیٹ بھائی کتنے مر جائیں گے, اتنے ہی مریں گے نا, اور لیکن اس سے یہ تو ہوگا کہ ملک پھر وہ اکانومی آپ کی چل پڑے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر پارلیمنٹ میں اتنا خطرہ ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں اور ظاہر جنرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بندے کے اوپر بندہ نہ چڑھا جیسے بازاروں میں ہو رہا ہے, تو جب پرائم منسٹر ریلیکسیشن کا اناؤنس کر رہے تھے, یا ریلیکسیشن سے پہلے ہی اگر آپ جی ٹی روڈ کے مناظر دیکھ لیتے یا کسی جگہ کے لاہور کراچی کسی جگہ کہاں, ہمارے یہاں تو لاک ڈاؤن کبھی ہوا ہی نہیں. And the government was absolutely, the federal government was absolutely indifferent because the Prime Minister was consistently opposing lockdown. Consistently opposing. ایک سینٹینس آپ نکال کے نہیں بتا سکتے کہ جس میں انہوں نے پہلے دن سے لاک ڈاؤن اینڈ وائی لاک ڈاؤن یا اس کے ڈینجرز جو ہیں, جس طرح بھی کتنے اچھے طریقے سے فواد چودھری نے بتایا ہے. And I mean I'm seriously saying کہ I have not heard another minister or representative of PTI جو کہ ایکسکلوسیولی اس کی بات کرے, بجائے کہ ایک میسج کو کنفیوز کر دے کہ آدھا سینٹینس بولنے کے بعد ایک دم پہنچ جائے کہ دیکھیں ان کا کیا بنے گا, ورکرز کا کیا بنے گا اگر نوکری نہیں کریں گے. دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ تھی کہ یہ وبا آئی ہے. اس وبا کے حوالے سے اب یہ مجھے آج پتا چلا ہے جو فواد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنوری میں یا پتہ نہیں کب کہا تھا کہ چیز پر ڈبیٹ ہونی چاہیے سو آن. اور دوسری بات بھی ان کی بہت امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل لوگوں کو بریفنگ دلوانی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے ممبرز کو, وہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے بریفنگ دلواتے یا جو بھی سب کمیٹی بنا کے کرتے ہیں جو بھی, دیٹس آلسو فنڈامنٹل کہ بھائی پورا بیک گراؤنڈ اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ آپ جب تجزیہ کرتے ہیں اور آپ جب ریکمنڈیشن دیتے ہیں تو اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ. بٹ یو ڈو ایگری کہ وہ کہہ صحیح رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا, نوئنگ کہ آپ کی پارٹی نے سب سے زیادہ پریشرائز کیا ہے. I tend to agree with it. Yes, I tend to agree with it. مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے تھا جب اپوزیشن نے اور خاص طور پر پی ایم ایل این نے ڈیمانڈ کیا پارلیمنٹ کا سیشن, تو جس طرح فواد چودھری ابھی کنکریٹ پرپوزل دے رہے ہیں تو دیکھیں نا ہر چیز سے, جس طرح گورنر سندھ کے پاس ایک آرڈیننس آیا, سندھ کی حکومت نے دیا ریلیف پیکج کے لیے. دا ایزیسٹ وے از ٹو سے نو. دا مور چیلنجنگ تھنگ اینڈ دا رائٹ تھنگ از ٹو فائنڈ اے سولوشن. سو وہ سولوشن اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم کیسے بریف کرنا چاہتے ہیں, ہم کیسے پارلیمنٹ کو ایک افیکٹو ادارے کے طور پر لیتے ہیں, لیکن انڈر دا سرکمسٹانسز ہم اتنے لوگوں کو نہیں بلانا چاہتے, لیکن ایز این آلٹرنیٹ ہاؤ ٹو ٹیک دا انپٹ آف دا پارلیمنٹ ہم ایک چیز کرنا چاہتے ہیں. ڈیسیژنز تو سارے پارلیمنٹ سے باہر ویسے ہی ہو رہے تھے, اور وہ آپ نے وہ ویسے ہی ڈرا دیا کہ جی دیکھیں وہ تو وہاں ادھر وہ سارے ہمارے فوج کے ظاہر لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور منسٹرز بھی بیٹھتے ہیں, تو اب لوگوں کے لیے کرٹیسائز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے جس طرح سے ایک نارمل طریقے سے. بٹ پارلیمنٹ از اے ویری ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ فورم, دا موسٹ امپورٹنٹ فورم. ان کا انپٹ لینا بھی تو امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انپٹ نہ لیں, انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا تھا. میں تو فواد چودھری کی تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے یہ کہہ رہی ہیں, کاش اسپیکر صاحب یا جو آپ کے جو ریلیونٹ فورن منسٹر ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ان کے اس کو پارلیمنٹری ٹیم کو, وہ اس طرح سے انگیج کر کے, اور وہ مجھے نہیں پتا آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی ان دی نو کہ کس طرح سے ہوا تھا, بٹ ایٹ لیسٹ ان پبلک ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی جس میں کاؤنٹر سجیشنز آتی جس میں پتہ چلتا کہ دے آر آلسو انٹرسٹڈ ان اسپیکنگ. اوکے, لیٹ می کم بیک ٹو فواد چودھری. فواد صاحب, زبیر صاحب کو تو آپ نے کنونس کر لیا, مگر کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کو یا اسپیکر صاحب کو آپ انہیں بھی کنونس کریں؟ جب آپ سے اپوزیشن کے ممبرز آپ کی بات مان رہے ہیں تو یہ ہو سکتا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ایک میسج تو ضرور جائے گا اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا اور آپ لاک ڈاؤن کو ہلکا کر رہے ہیں تو سب نے ہی یہ سوال کرنا تھا کہ اپنے لیے آپ کا الگ
फैसला है, अवाम के लिए अलग फैसला है, जो अभी जुबैर साहब ने भी कहा है कि फिर उनके लिए कैसे खोल रहे हैं आप लोग? ये फ्रेंकली बात यह है कि इस तरह के इश्यूज के ऊपर जो है ना, मैं और जुबैर साहब बहुत सारी बातों पे हम एग्री करते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिज्म इन सोसाइटी के ऊपर हमारे व्यूज जो है वो बड़े मिलते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी पार्टीज में इस पे डिस्प्यूट है, नहीं लोग जो है वो सुनते और वो बात नहीं करते, लेकिन हमारे अपने आइडियाज हैं, कुछ डेमोक्रेसी में अपने आइडियाज होते हैं, वो फिर आगे चल के देखते हैं कि कई दफा क्या प्रिवेल करता है. अब ये देखें ना, इसमें ये बात तो तय है कि पार्लियामेंटेरियंस की इनपुट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह क्या है? आपने ये बात आप देखिए, 10 करोड़ लोगों के पीछे या 11 करोड़ लोगों के पीछे आपने सोटी लेके तो नहीं खड़ा होना. आपको विल ऑफ द पीपल चाहिए टू ऑब्जर्व एसओपीज. अब विल ऑफ द पीपल के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेंगे? आपके कम्युनिटी लीडर्स. ये जो आपके एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये अपने ये किसी को पसंद हो या ना हो, किसी को लगे कि ये बड़े नालायक हैं, किसी को लगे बड़े ये हैं वो हैं, कम्युनिटी लीडर्स यही हैं. अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, ये प्रोबेबली मोस्ट कॉम्पिटेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, बट ये मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि इसमें हर इलाका, हर कम्युनिटी, हर तबका जो है मेजॉरिटी में वो रिप्रेजेंटेड होता है. तो इसलिए ये बात तय है कि पार्लियामेंटेरियंस को तो आपको स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए, और बल्कि ये जो आपने एसओपीज जो आप कहते हैं कि ये ऑब्जर्व करें, और ये इसको हमने एक इन्फोर्समेंट इशू बना दिया है, जो बिल्कुल एक जो गलत बात, मैं समझता हूँ बेकार बात है. आप पुलिस से आप कैसे इन्फोर्स कराएंगे? आप इन्फोर्समेंट में अगर इनको शामिल करें, पार्लियामेंटेरियंस को करें, सबसे इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ये लोग करवा सकते हैं अपने इलाकों में. क्योंकि देखें ना, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, 300 पोलिंग स्टेशन है मेरा. हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर मेरे 5-6 आदमी नहीं है, एजेंट नहीं है, तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता. इसका मतलब यह है कि जो ग्रास रूट्स के ऊपर जो लोग हैं वो इम्प्लीमेंटेशंस करवा सकते हैं, तो आप उनको बगैर तो आप नहीं चल सकते. अब अगली जो सेकंड बात यह है कि देखिए, दोनों हमने काम करने हैं. एक तरफ हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, दूसरी तरफ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए. अब ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, या जिस तरीके से जो भी होगा, मैं सिर्फ ये समझता हूँ. और दूसरा एक और इसमें देखिए, अब जो पार्लियामेंट का सेशन आपने एक तो बुला लिया, अब ये जो 5 बड़ी दुनिया की फार्मा कंपनीज हैं वो कहती हैं अगले साल सितंबर से पहले वैक्सीन आना तो बड़ा मुश्किल है. इसका मतलब है ये एक लॉन्ग टर्म में चलेगा. अब लॉन्ग टर्म में चलेगा तो क्या आप पार्लियामेंट का सेशन जो है वो हर दफा फिजिकल अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो. फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदा ना करे और कल हालात आपके यहाँ पे खराब हो जाए, ज्यादा लोग क्रिटिकल हो जाए, ज्यादा लोग बीमार हो जाए और डेथ्स होंगी, तो फिर आप पार्लियामेंट का सेशन तो नहीं बुला सकते. लिहाजा आपने एक ऑल्टरनेटिव जो है वो उसका तैयार करना चाहिए. और अब भी मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो वर्चुअल सेशंस हैं, वर्चुअल जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको हमें इसमें लेके आना चाहिए, ताकि एमएनएस का सिस्टम का वो एक इनपुट भी रहे और आप अपना जो काम है वो भी जारी रख सकें. आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि जैसे भी पार्लियामेंटेरियंस है मदद यही करेंगे, उन्हीं के पास ग्रास रूट में लोगों की रिप्रेजेंटेशन है. तो फिर अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को देखें वर्सेस टाइगर फोर्स, तो कौन ज्यादा ग्रास रूट पर होगा? नहीं, वो तो एमएनए एमपीएस जो इलेक्टेड लोग हैं उनका मुकाबला टाइगर फोर्स का वो तो इन्हीं की जो है वो आगे चल सकते हैं और इनकी मदद से ही चल सकते हैं ना. और उन्होंने इनकी मदद से ही चलना है. पैरेलल सेटअप तो जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा. तो वो तो बेसिकली जो इन्होंने क्रिएट किया है वो उन्होंने उनकी मदद के लिए किया है. और फ्रैंकली अगर आप देखें असूली तौर के ऊपर, तो ये देखें ये जरूरत क्यों हुई है, ये बना ही क्यों है. ये हमने जब बनाया था डेवोल्यूशन का सिस्टम, जो बनाया था 80th अमेंडमेंट में, अगर हमने लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर दी होती तो हमें जरूरत ही नहीं थी. असूली तौर के ऊपर ये सारा काम तो लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमने 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन कर दी सेंटर से प्रोविंसेस को. मुशर्रफ साहब ने क्या किया था, उन्होंने सूबों से डेवोल्यूशन कर दी डिस्ट्रिक्ट्स को. 18वीं तरमीम में इन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, इन्होंने ऊपर से डेवोल्यूशन कर दी सूबों को, और सूबों ने इख्तियार जिलों से सारे वापस ले लिए, जिससे एनॉमली क्रिएट हो गई. yes. अब असूली तौर के ऊपर तो, और